अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है जी बॉय तहरीर अमजद जावेद, बाब नंबर 13। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा शक दुरुस्त निकला, वो लोग इन्हीं पहाड़ियों में ही छुपे हुए हैं। इंस्पेक्टर मंसूर ने सरफराज की तरफ देखते हुए कहा, सर ये पहाड़ी सिलसिला चाहे जितना तवील है मगर हम उन्हें तलाश कर लेंगे। उसने मुअद्दब लहजे में तेजी से कहा, जिन लोगों को पकड़ा है क्या उन लोगों ने इस जगह की निशानदही नहीं की जहां पर वो मौजूद हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर ये लोग खुद यहाँ पर अजनबी हैं। ये सारे वही लोग हैं जो जजीरे से यहाँ पर आए हैं। ये महज सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मार्टिन ने इन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। सरफराज ठीक कह रहा है, जमाल ने ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। ओह तुम आ गए? इंस्पेक्टर मंसूर ने बेसाख्ता पूछा। हाँ, मुझसे रहा नहीं गया। मैं दादाजी को बताकर आया हूँ कि मुझे उन बच्चों को बाजियाब कराना है। अंकल आपने कोई प्लान किया है? जमाल ने कुर्सी पर बैठते हुए तेजी से पूछा। वही सोच रहा हूँ। ये जो लोग पकड़े गए हैं इनसे थोड़ी बहुत मालूमात तो मिल ही जाएगी। इसी से फायदा उठाते हुए मैं पूरी फोर्स के साथ इन पहाड़ियों पर चढ़ता हूँ। उन्हें तलाश करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। तो जमाल एकदम से कुर्सी पर बैठ गया। उसके अंदर अजीब सी लहरें गर्दिश करने लगी थीं, जैसे कोई तेज हवा चल पड़ी हो। वो चंद लम्हे अपनी कैफियत को समझने की कोशिश करता रहा। उसे समझ तो ना आई, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो वो बोला, अंकल मार्टिन यही चाहता है कि आप पूरी फोर्स के साथ उस पर चढ़ाई करें। वो आपको वहीं उलझा कर आपका नुकसान करना चाहता है। वो ऐसा क्यों करेगा? वो पागल है? इंस्पेक्टर ने कहा। वो पागल नहीं, वो शहर भर में खौफ फैलाना चाहता है। ये उसके ब्लैकमेल करने का एक हथकंडा है। बात यहीं तक नहीं कि वो मुझे ले जाना चाहता है, उसे खुद भी यहाँ से निकलना है। उसने एक बच्चे को भी कत्ल कर दिया तो सब इदारे जवाबदेह हो जाएंगे। अगर वो अपने साथ बच्चे ले गया तो? जमाल ने संजीदगी से कहा। तो इंस्पेक्टर जैसे पागल होने वाला हो गया। तभी वो बड़बड़ाते हुए बोला, तो फिर क्या किया जाए? अभी कर्नल का फोन आ गया तो क्या होगा? अंकल मेरे ख्याल में आपने जो करना है वो करें। मेरे साथ 2 लोग ऐसे भेज दें जो कमांडो हों, हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हों। उसने सोचते हुए कहा। तुम क्या करोगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये मैं जानूं और मेरा काम। आप अपने अंदाज में जो करना चाहें करें, उसने उकताहट भरे लहजे में कहा। तो इंस्पेक्टर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, उसने कहा और कुर्सी से खड़ा हो गया। जमाल तरबियती मरकज के पोर्च में खड़ा था। वो बहुत मुस्तरिब था। वो सोच रहा था कि उसने इन पकड़े हुए लोगों से अब तक जो मालूमात ली हैं क्या वो दुरुस्त थीं या उन्होंने गुमराहकुन मालूमात दी थीं। काफी देर तक इसी नहज पर सोचते रहने के बाद उसने सर झटक दिया। उसने जब फैसला कर ही लिया था कि इन बच्चों को बाजियाब कराना है तो अब जो हो जाए वो उन बच्चों तक पहुंचेगा। वो यही सोच रहा था कि 2 नौजवान उसके पास आ गए। उन्होंने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी, कांधों पर बैग थे। उनके साथ एक कैदी था। वो करीब आ गए तो एक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं शहजोर हूँ। मैं तारिक हूँ। उसने भी हाथ बढ़ा दिया। जमाल ने दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं जमाल हूँ, आप चलें? जी चलें, तारिक ने कहा। उन्होंने उस कैदी को अपने दरमियान में लिया और जीप में बैठ गए। वो अगली नशिस्त पर बैठ गया तो ड्राइवर ने जीप बढ़ा दी। वो शहर से बाहर आ गए थे, लेकिन पहाड़ी सिलसिला शुरू होने में काफी फासला था। तभी शहजोर ने कैदी को हिलाते हुए कहा, अब होश संभालो और बताओ किधर से जाना है? इस पर कैदी ने इधर उधर देखा और बोला, अभी थोड़ा मजीद आगे जाना है। क्या तुम लोग मार्टिन के साथ रह रहे थे या कहीं अलग से? जमाल ने अचानक पूछा तो वो कैदी बोला, अलग से। हम जजीरे पर भी सिक्योरिटी गार्ड थे। ओके, ध्यान रखो, जमाल ने कहा और सामने सड़क पर देखने लगा। जीप तेज रफ्तारी से जा रही थी। रात का वक्त था इसलिए वहां तक ही दिखाई दे रहा था जहां तक जीप की रोशनी जा रही थी। जमाल पूरी तवज्जो से सोच रहा था कि पहाड़ी सिलसिले में पहुंचकर उसे क्या करना होगा। इसे कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना ही नहीं रहा था, ना ही उसे कोई तजर्बा था, लेकिन उसके अंदर से ऐसे ख्याल फूट रहे थे जैसे उसने कभी बहुत पहले पहाड़ी इलाके में वक्त गुजारा हो। वो अपने अंदर से उमड़ते हुए ख्यालात पर खुद ही हैरान हो रहा था। अचानक उसकी निगाहों के सामने से सड़क गायब हो गई तो एकदम से तारीकी छा गई। इसी तारीकी में बहुत सारी रंगीन लकीरें दिखाई देने लगी जो आपस में केचुओं की मानिंद गडमड थीं। इनसे एक सफेद लकीर ऊपर को उठ रही थी। वो लकीर पहले बिल्कुल सीधी गई, फिर लरजती हुई दायरे में घूमने लगी। अचानक तारीकी से निकलकर वो सफेद रोशनी में आ गई। सफेद रोशनी में आते ही वो लकीर यूं फैल गई जैसे जमीन पर पानी फैल जाता है।
उसमें तिकोन बनाते हुए 3 पीले नुक्ते जगमगाने लगे थे। वो फैले हुए पानी की मानिंद रोशनी में से निकलकर लकीर बनकर घूमती हुई ऊपर उठने लगी। वो रोशनी की लकीर किसी ऑयल पेंट वाली दीवार पर फैल गई। इसी पेंट वाली दीवार पर ऑयल पेंट की तरह फैलती हुई ये लकीर फिर एक रोशनी वाली लकीर बनकर तेजी से बढ़ते हुए ऊपर रेंगने लगी। अचानक सामने नीली रोशनी यूं दिखाई दी जैसे अंधेरे में चमकती हुई कई मंजिला इमारतें दिखाई देती हैं। इमारत में कई सारे रोज़न थे जहां से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। एक रोज़न से नीली रोशनी खारिज होते हुए दमक रही थी। इसके साथ ही तारीकी छट गई। यहाँ इस तरफ से अंदर जाएंगे। कैदी की आवाज़ पर वो चौंक गया। सीधी जाती हुई सड़क से बाईं जानिब एक रास्ता जा रहा था जो 2 पत्थरों के दरमियान से यूं ही बना हुआ था। उस पर जीप जा सकती थी। वो इस रास्ते पर मुड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। रास्ता काफी खतरनाक था। ड्राइवर पहाड़ी पर यूं गोल दायरे में जा रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले उसने देखा था कि नीली रोशनी गोल दायरे में भागती जा रही थी। इसी रास्ते पर यूं लगा जैसे वो रास्ता एक जगह जाकर बंद हो गया है, मगर वो रास्ता बंद नहीं था। वहां से अचानक मोड़ पड़ता था। ड्राइवर ने जीप रोक दी थी। जीप की रोशनी में सामने एक बड़ी सारी खाई नजर आ रही थी। उसके आगे बिल्कुल अंधेरा था। रुक क्यों गए हो? तारिक ने पूछा। सर, सामने देखें। यूं लगा जैसे हम खाई में गिरने लगे हैं। ड्राइवर ने तेजी से कहा तो कैदी बोला, हम यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ से हमें थोड़ा पैदल चलकर एक खो में जाना होता है। हम वहीं रहते हैं। तो चलो फिर, शहजोर ने कहा। तो सब नीचे उतर आए। उन्होंने ड्राइवर से वहीं रुकने को कहा तो वो बोला, सर जी मैं यहाँ पर अकेला, कुछ भी हो सकता है। उसने कहा, तो फिर तुम वापस चले जाओ। जमाल ने उसकी तरफ देख कर कहा और उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गया। नहीं सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा, उसने एतमाद से कहा और इशारे से ये समझा दिया कि उसके पास पिस्टल भी है। तो फिर चलो, शहजोर ने कहते हुए जमाल की तरफ देखा। वो सड़क के किनारे अंधेरे में देख रहा था। क्या देख रहे हो? तारिक ने पूछा। वो देखो, वो 3 जगमगाते हुए पीले नुक्ते देख रहे हो जो तिकोन बनाए हुए हैं? जमाल ने नीचे की जानिब इशारा करते हुए कहा। बिल्कुल देख रहा हूँ। क्या वो कोई खास हैं? शहजोर ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है वो खास हैं। जमाल ने यूं कहा जैसे उसकी आवाज कहीं कुएं में से आ रही हो। वो एक टुक उसी तिकोन को देखे जा रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए मेरा ख्याल है 2-4 घंटे तो चाहिए। फिर पता नहीं रास्ता कैसा है, वहां तक रास्ता जाता भी है या नहीं। खैर देखते हैं, अभी तो इसकी सुनो, ये क्या कहता है? जमाल ने कैदी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सब चल पड़े। कैदी आगे आगे जा रहा था। चंद कदम चलने के दौरान उसने अपना माइक एडजस्ट कर लिया। फिर उसने सरगोशी में तारिक से पूछा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, उसने जवाब देते हुए कहा। अब वो तीनों अलग अलग भी हो जाते तब भी एक दूसरे को सुन सकते थे। तकरीबन 200 कदम चलने के बाद वो एक गार नुमा खो के सामने जा पहुंचे। इस खो में टार्च नुमा बैटरियों से रोशनी हो रही थी। शहजोर ने कैदी को आगे कर दिया और पिस्टल उसकी कमर पर लगा दिया। वो उसके साथ साथ चलने लगा। थोड़ा सा चलते रहने के बाद वो एक खुली जगह पर आ गए जहां चंद लोग बैठे हुए थे। वहां पर भी वैसे ही मध्यम सी रोशनी थी। वो तीनों कैदी को लिए कुछ फासले पर रुक गए। वो खामोशी से उन्हें देखने लगे। उन्होंने पूरा इत्मीनान किया। वो तादाद में 6 थे और अपनी हालत से उकताए हुए लग रहे थे। क्या ख्याल है, धावा बोल दिया जाए? तारिक ने पूछा। इनका कोई कसूर नहीं है इन्हें, जमाल ने कहना चाहा तो शहजोर ने तेजी से कहा, ये सबसे पहले हमें मारेंगे, पकड़ो इन्हें। ओके, तारिक ने कहा और आगे बढ़ा। गार में पड़े लोग उन्हें देखकर यूं चौकन्ना हो गए जैसे उन पर कोई हमला करने आ गया हो। जिसके हाथ में जो चीज आई वो लेकर मुकाबले पर उतर आया। एक ने गन उठाई और फायर करने के लिए गन सीधी की ही थी कि तारिक ने उसे जरा भी मोहलत न दी। उसने अपने पिस्टल का रुख सीधा किया और यके बाद दीगरे फायर करने लगा। उनके साथ आया कैदी भी एकदम से छलांग मारकर अपने लोगों में जा खड़ा हुआ। वो ऊंची ऊंची आवाज में कह चुका तो वो सब सुकून से एक तरफ खड़े हो गए। उनके किसी साथी को नुकसान नहीं हुआ था। तुमने अपने साथियों से क्या कहा? यही कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमारे साथी पकड़े गए हैं, अगर हम मुजाहमत न करें तो बच सकते हैं। उसने जवाब दिया। हमें ये यकीन कैसे होगा कि तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं करोगे? शहजोर ने सरसराते हुए पूछा। तुम जो कहो वो हम करने के लिए तैयार हैं, कैदी ही ने पुरसुकून लहजे में कहा। तो एकदम से खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद जमाल ने पूछा, क्या तुम हमें मार्टिन तक ले जा सकते हो? क्यों नहीं, हम ले जा सकते हैं, मगर वो तेजी से कहते हुए एकदम से यूं रुक गया हो जैसे मायूस हो गया हो। मगर क्या? जमाल ने पूछा। वहाँ तक जाने के लिए कोई 1 घंटा पैदल जाना पड़ेगा। दूसरा, वो इलाका बड़ा खतरनाक है, दरमियान में जंगल पड़ता है। उसने झुरझुरी लेते हुए कहा। क्या वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती? तारिक ने पूछा। मेरे ख्याल में नहीं,
मैं एक बार दिन में जा चुका हूँ, कैदी ने कहा। जमाल उससे मजीद बात करना चाहता था कि तारिक का फोन बज उठा। उसने फोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर देखा, फिर कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो सर। वो कुछ देर तक दूसरी जानिब से सुनता रहा, फिर बोला, नहीं सर, अभी यहाँ चंद लोग मिले हैं मार्टिन के साथी, वही जो जजीरे से उसके साथ भागे थे। वो ताउन करने पर तैयार हैं। ये कहकर वो फिर सुनने लगा। चंद लम्हों बाद उसने कहा, ओके सर। ये कहते हुए उसने फोन बंद कर दिया। किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि किसका फोन था। तारिक ने फोन जेब में रखते हुए कहा, तुम सब आराम से बैठो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। इसके यूं कहने पर कैदी ने अपने साथियों से कहा तो वो इत्मीनान से बैठ गए। तारिक बाहर निकल गया। तकरीबन 5 मिनट गुजरे होंगे। वो काफी सारे लोगों के साथ गार में आ गया। उसने कैदी को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग इनके साथ चले जाओ, ये तुम्हें एक महफूज मकाम पर पहुंचा देंगे। वहाँ से तुम अपने मुल्क जा सकोगे। फिर तुम मार्टिन तक कैसे पहुँचोगे? कैदी ने फौरन पूछा। मार्टिन के बारे में पता चल गया है, वो इत्मीनान से बोला। क्या वाकई? उसने उछलते हुए पूछा। हाँ, वो यहाँ इन पहाड़ियों में है ही नहीं, वो किसी दूसरी जगह पर है, उसने बताया। तो जमाल ने उसकी तरफ गौर से देखा। ठीक है, कैदी ने कहा और अपने साथियों को बताने लगा। वो सब सर झुकाकर गार से बाहर निकलते चले गए। उसने ड्राइवर को भी भेज दिया। वो सब जा चुके तो जमाल ने पूछा, ये सब क्या था? कर्नल साहब का फोन था। उन्होंने हमारे कवर पर फोर्स भेजी हुई थी ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो फौरन मदद ले सकें। वो तो ठीक है, लेकिन ये मार्टिन? उसने तजस्सुस से पूछा। वही बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पर नहीं है, इन पहाड़ियों में। तारिक ने कहा। ये तुम्हें किसने बताया? जमाल ने उलझते हुए पूछा। कर्नल साहब ने। उन्हें मालूम हुआ है कि मार्टिन शहर की एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है जहाँ उसने बच्चों को अपने साथ रखा हुआ है। वो हमें धोखा दे रहा था, तारिक ने बताया। तो जमाल उलझन में पड़ गया। उसने जो थोड़ी देर पहले मंजर देखा था वो गडमड होने लगा था। फिर कैदी ने भी बताया था कि वो इस खतरनाक जगह पर जा चुका है। तो फिर वहाँ क्या था? क्या उसने मंजर गलत देखा था? क्या मार्टिन उन्हें धोखा दे रहा है? क्या इस वक्त उनका पहाड़ियों पर होना भी गलत है? क्या सोचने लगे? शहजोर ने पूछा। कुछ नहीं, अब करना क्या है? जमाल ने पूछा। अभी यहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो हमें लेकर वापस शहर जाएगा, उसने इत्मीनान से बताया। हमें फौरन? क्यों? वहाँ तो दूसरे बहुत लोग होंगे, शहजोर ने उलझते हुए पूछा। तो तारिक ने कहा, कर्नल साहब कह रहे हैं कि जमाल को फौरन यहाँ लाया जाए। ओह, उसने कहा और जमाल की तरफ देखा। जमाल अब थोड़ा बहुत समझने लगा था। जो उसने मंजर देखा था वो उसकी रहनुमाई कर रहा था। वो अभी उसी बारे में सोच रहा था कि फिजा में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की रोशनी उन पर पड़ने लगी। हेलीकॉप्टर कुछ देर बाद हवा में मुअल्लक हो गया। उसमें से सीढ़ी गिराई गई। सबसे पहले जमाल चढ़ा, फिर शहजोर और आखिर में तारिक सीढ़ी के जरिए हेलीकॉप्टर में जा पहुंचा। उनके बैठते ही हेलीकॉप्टर शहर की जानिब चल पड़ा। वो लम्हा ब लम्हा शहर के करीब होते जा रहे थे। शहर के रोशन कुमकुमों से लग रहा था कि कहाँ गुंजान आबादी है और कहाँ सड़क जा रही है। कुछ ही देर बाद वो शहर के ऊपर परवाज करने लगे। पायलट का राब्ता कंट्रोल रूम से था। उसे हिदायत मिलने लगी कि हेलीकॉप्टर ने लैंड कहाँ करना है। शहर के मरकजी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो वो तीनों बाहर निकले। सामने एक स्याह 4 व्हील खड़ी थी। वो उसमें सवार हुए तो 4 व्हील तेजी से चल दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो एक मसरूफ चौराहे तक जा पहुँचे जहाँ 2 रोया सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। 4 व्हील उसी चौराहे के दाएं जानिब एक गली के सामने सड़क किनारे रुक गई। गली के अंदर चंद गाड़ियां खड़ी थी। उनके पास कर्नल इफ्तिखार और इंस्पेक्टर मंसूर खड़े दिखाई दिए। उनके इर्द गिर्द चंद सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वो तीनों जैसे ही उनके करीब जाकर रुके तो शहजोर और तारिक ने सैल्यूट किया। कर्नल उनकी तरफ देखकर बोला, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वहाँ तुम लोग रात भर खामखाम भटकते रहते। क्या बच्चों का पता चल गया? जमाल ने तेजी से पूछा। बच्चों के बारे में अभी तक हमें पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मार्टिन के बारे में इतलात मिली है, कर्नल इफ्तिखार ने संजीदगी से कहा। कहाँ है वो? शहजोर ने तेजी से पूछा। ये सामने जो बिल्डिंग है ना, वो इसमें है, कर्नल ने सड़क पार कई मंजिला बिल्डिंग की जानिब इशारा करते हुए कहा। ओह, जमाल के मुंह से निकला। उसे समझ में आ गया था। कुछ देर पहले दिखाई देने वाला मंजर उसकी आंखों में घूम गया। उसमें सभी इशारे मौजूद थे। वो सामने मौजूद बिल्डिंग को देखता रहा। तभी वो बड़बड़ाते हुए बेसाख्ता बोला, बिल्कुल इसी में है, इसी में ही हो सकता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? कर्नल ने चौंकते हुए पूछा। तो जमाल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, आप कह रहे हैं तो दुरुस्त ही कह रहे होंगे ना। ओके, कर्नल ने कहा और फिर लम्हा भर रोक कर बोले, हमारी फोर्सेस इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द फैल रही हैं। ये सब इंतहाई खुफिया अंदाज में हो रहा है।
ताकि मार्टिन को भिनक भी ना पड़े। वो पहले ही हमें बच्चों की वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। अगर उसे शक भी हो गया कि हम उसे पकड़ने वाले हैं या उसे घेरा जा रहा है तो वो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये तो है सर, तारिक ने कहा। अब तुम तीनों मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो ताकि उसी तरह प्लान किया जाए। कर्नल ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सर इस बिल्डिंग में न जाने कितने कमरे हैं। हर कमरे को चेक करते हुए हमें बहुत वक्त लग सकता है। अगर किसी एक हिस्से के बारे में पता चल जाए तो? शहजोर ने कहा। तो इंस्पेक्टर मंसूर ने पूछा, फर्ज करें कि बिल्डिंग के अगर एक हिस्से का पता चल गया है तो मैं बिल्डिंग के ऊपर से लटक कर उस हिस्से में चला जाता हूँ। शहजोर ने कहा। तो कर्नल ने उन दोनों से कहा, तुम फौरन निकलो और छत पर पहुंचो। ठीक है सर। ये कहते हुए वो दोनों निकल पड़े। सर आपका राब्ता मेरे साथ हो सकता है? अचानक जमाल ने पूछा। मैं समझा नहीं, कर्नल ने चौंकते हुए पूछा। मैं इस बिल्डिंग की जानिब बढ़ता हूँ। मैं जो भी कहता रहूँ क्या वो सब आप सुन सकते हैं? उसके साथ साथ फौरी अमल कर सकते हैं? उसने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल सब सुन सकते हैं, जैसे हम तीनों के दरमियान राब्ता है। शहजोर ने अपने कान की जानिब लगे माइक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं अगले 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि मार्टिन कहाँ है। जमाल ने पूरे एतमाद से कहा। तो कर्नल दुरुस्त लहजे में बोला, बेटा ये खेल नहीं, बच्चों की जिंदगी का मामला है। हम बेएहतियाती। मैं समझता हूँ सर, अगर मार्टिन इस बिल्डिंग में है तो अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। ये कहते हुए वो चल पड़ा। उसका अंदाज टहलने वाला था, जैसे कोई मटर गश्त के लिए निकला हुआ हो। उसका रुख बिल्डिंग की तरफ था। वो सड़क किनारे पहुंच गया। वहां जाकर उसने पूछा, क्या आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? इसके साथ ही तारिक और शहजोर की आवाजें उभरी। तभी कर्नल ने कहा, 1 मिनट ठहरो जमाल, मैं तुम्हारा राब्ता यहाँ सबसे करवा दूं। ठीक है, तब तक मैं सड़क के पार जाता हूँ। ओके, कर्नल की आवाज उभरी तो वो सड़क के उस मकाम तक चला गया जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग थी। वो बड़े इत्मीनान से ट्रैफिक रुकने का इंतजार करने लगा। वहाँ खड़े हुए वो अपने अंदर की बदलती कैफियत को समझने लगा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई कुव्वत भरती चली जा रही है। इसके साथ उसका एतमाद बढ़ रहा था। वो समझ रहा था कि उसने क्या करना है। उसने जो करना था, इस बारे में कोई खौफ या डर उसके जहन में नहीं आ रहा था, बल्कि उसके अंदर फैल जाने वाली कुव्वत उसे बेताब कर रही थी। वो खुद पर काबू पाने लगा। ट्रैफिक रुक गई थी। वो दूसरे कई लोगों के साथ दोनों सड़कें पार कर गया। शहजोर और तारिक, आप दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंचे फौरन। जमाल ने यूं कहा जैसे कोई माहिर कमांडो हुक्म देता है। वहाँ क्या करना होगा, कोई आइडिया? तारिक ने पूछा। ऊपर से नीचे आना होगा। फौरन जाएं, उसने कहा। मैं लिफ्ट के पास हूँ, चंद मिनट बाद मैं ऊपर हूँगा, तारिक ने कहा। ओके, तुम दोनों पहुँच जाओ, फिर मुझे बताना, जमाल ने कहा और आगे बढ़ गया। वो फुटपाथ पर जा पहुंचा जहाँ से बिल्डिंग चंद कदम के फासले पर थी। वो उस जानिब बढ़ गया जहाँ बिल्डिंग का बड़ा सारा गेट था। एक वसी अहाते में बहुत सारी कारें और दूसरी गाड़ियां खड़ी थी। बिल्कुल सामने पोर्च था जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे। खुली सारी जगह पर सामने लिफ्ट थी। वो अहाते में खड़ा रहा। उसने सर उठाकर बिल्डिंग के आखिरी सिरे पर देखा। बिल्डिंग की ये दीवार सपाट सी थी। कहीं कहीं खिड़कियों में दर्जे थीं, वरना यूं लग रहा था जैसे ये शीशे की दीवार ऊपर तक चली गई हो। शीशों की सफाई वगैरह के लिए ऊपर से ही लिफ्ट के जरिए खिड़की तक पहुंचा जा सकता था। ऐसे में साया भी लहराता तो मार्टिन खबरदार हो सकता था। वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर थोड़ी देर पहले देखा हुआ मंजर अपने जहन में दोहराया। वो उस रोजन को देखने लगा जिसमें से नीली रोशनी फूट रही थी। उसने आंखें खोली, बिल्डिंग की तरफ देखा और उस खिड़की का तायुन कर लिया जैसे उसने मंजर में देखी थी। क्या आप सब मुझे देख रहे हैं? जमाल धीमे से माइक में बोला। बिल्कुल, तुम हमारे सामने हो, कर्नल ने कहा। तो इसके साथ कई आवाजें उभरी। तारिक और शहजोर भी छत पर पहुंचकर तैयार थे। मुझ पर निगाह रखें, जमाल ने कहा और चश्मे जदन में भागता हुआ बिल्डिंग के जानिब बढ़ा। वो दीवार के साथ चिपका और फिर तेजी से रेंगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। वो किसी खिड़की पर पाँव रखता, किसी दर्ज का सहारा लेता और उभरी हुई जगह पर हाथ पाँव जमाता तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा था। उसने अपने कानों में कई बेसाख्ता आवाजें सुनी थीं। उसने किसी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो पूरी तवज्जो से तेजी के साथ ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जा रहा था। अचानक वो एक खिड़की के पास रुक गया। उसने बड़ी एहतियात से अंदर झांका। अंदर का मंजर बड़ा दिलदोज था। चारों बच्चे फर्श पर बेसुध पड़े हुए थे। जमाल का दिमाग एक लम्हे को सुन होकर रह गया। क्या इन बच्चों को? वो इससे ज्यादा ना सोच सका। उसके दिमाग में जैसे आग लग गई थी। उसने फौरन ही अंदर छलांग मारने का सोचा। उसी लम्हे मार्टिन कमरे में दाखिल हुआ। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो गुस्से में था और हाथ हिला हिला कर बात कर रहा था। जमाल खिड़की से हट गया। उसने धीमे से पूछा, आप मुझे देख रहे हैं? बिल्कुल, तुम हमारे सामने हो।
कर्नल ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं मार्टिन को देख चुका हूँ। उसने दबे दबे जोश से बताया। ओह गुड, ध्यान से, पता न लगने पाए। एकदम से कई आवाजें उभरी। तभी कर्नल की आवाज गूंजी, क्या तुमने बच्चे भी देखे हैं? हाँ वो कहते कहते रुक गया। वो क्या मतलब? कर्नल कहते हुए चीखा। वो बच्चे बेसुध कालीन पर पड़े हैं, उसने बताया। तुम उस वक्त तक कोई एक्शन न करना जब तक हम उसके दरवाजे तक न पहुंच जाएं। कर्नल ने चीखते हुए कहा। आप अपना काम करें, मैं अपना करता हूँ, उसने सरसराते हुए कहा। हमें सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, कर्नल ने धाड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं अंदर कूद रहा हूँ, जमाल ने कहा और खिड़की में देखा। मार्टिन अभी तक किसी से बात कर रहा था। बच्चे वैसे ही बेसुध पड़े हुए थे। उसने देखा कि मार्टिन बात करता हुआ कभी एक तरफ चला जाता और कभी दूसरी तरफ। उसने खिड़की को हाथ लगाया तो वो बंद थी। अगर वो शीशा तोड़ता तो इसका शीशा टूटने का छनाका फौरन मार्टिन को मुतवज्जो कर देता। उसने अंदाजा लगाया, अगर वो खिड़की तोड़ता हुआ फौरन अंदर चला जाए तो मार्टिन के मुतवज्जो होने तक वो क्या कर सकता है। उसने लम्हा भर सोचा और अपने हाथ को कोहनी तक सीधा किया। एक बार हाथ पीछे किया और फिर जोर से शीशे पर मारा। एक छनाका हुआ। वो एक लम्हे के लिए मार्टिन को न देख सका। इसी एक लम्हे में वो टूटते हुए शीशे के दौरान कमरे में जा घुसा। मार्टिन के हाथ में फोन था और वो फटी फटी आंखों से जमाल को देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई यूं अचानक यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद पर काबू पाने में कामयाब हो गया। उसने फोन एक तरफ फेंका और अपना हाथ अपनी जेब की जानिब बढ़ाया। बिलाशुबा वो कोई हथियार निकालना चाहता था, मगर जमाल ने उसे मौका नहीं दिया। वो उछलकर उस पर जा पड़ा। मार्टिन ने एक हाथ से पिस्टल निकाला और दूसरे हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया और सीधा दीवार के साथ जा लगा। जमाल ने उसका पिस्टल वाला हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लम्हा भर से भी कम वक्त की इस कशमकश में मार्टिन की चीखें निकल गईं। शायद उसका बाजू उतर गया था। जमाल ने इसकी परवाह किए बगैर किक इसके सीने पर मारी। वो ऊह की आवाज के साथ दीवार के साथ गिर गया। जमाल ने आगे बढ़कर उसके सर पर घूंसा मारा तो वो बेदम हो गया। तभी उसने मार्टिन की गर्दन पकड़कर पूछा, जिंदा रहना है या मर जाना पसंद करोगे? मुझे छोड़ दो, उसने बमुश्किल कहा था। क्या किया है तुमने इन बच्चों के साथ? ये ऐसे क्यों पड़े हैं? उसने तेजी से पूछा तो वो बमुश्किल बोला, बेहोश हैं। उसी लम्हे बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जमाल ने अपने और दरवाजे के दरमियानी फासले को देखा। फिर उसने मार्टिन से कहा, चल उठ, दरवाजा खोल। मुझसे उठा नहीं जा रहा, उसने धीमी सी आवाज में कहा। तो जमाल एकदम से पीछे हटा। वो 2 कदम पीछे हटा और दरवाजे की जानिब जाने की बजाय फर्श पर पड़े पिस्टल की जानिब बढ़ा ही था कि मार्टिन ने उस पर छलांग लगा दी। जमाल का अंदाजा दुरुस्त निकला था। मार्टिन बेदम नहीं हुआ था, बल्कि वो अदाकारी कर रहा था। उसे दरवाजे पर दस्तक ने एक मौका दे दिया था। वो अपने बचाव में कुछ भी कर सकता था। उसकी पूरी कोशिश थी कि जमाल पिस्टल तक ना पहुंचे। वो पूरी कुवत लगा रहा था। जमाल ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने पांव पर लिया और उसे उछाल दिया। वो परे जा गिरा। उस वक्त तक दरवाजे पर धड़ धड़ दस्तक होने लगी, यूं जैसे दरवाजा तोड़ा जा रहा हो। उसने बाहर होने वाले शोर पर कोई तवज्जो न दी। जमाल ने चश्मे ज़दन में पिस्टल उठाया और मार्टिन पर फायर कर दिया। उसकी चीख बुलंद हुई, खबरदार, अगर जरा भी हिले तो सर में गोली मार दूंगा, जमाल ने धाड़ते हुए कहा। मार्टिन दर्द से कर्राह रहा था, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। कुछ फासले पर पड़े बच्चे जरा सा भी नहीं कसमसाए थे। जमाल को बेहद दुख हो रहा था। उसने मार्टिन के सीने पर ठोकर मारते हुए कहा, उठ, दरवाजा खोल। खोलता हूँ, उसने रेंगते हुए कहा। वो कर्राहता हुआ रेंगते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। जमाल उसके पीछे था। इतने में खिड़की में से तारिक की आवाज गूंजी, मैं आ गया हूँ। जमाल ने देखा, वो ऊपर से लिफ्ट के जरिए खिड़की तक आ गया था। वो झूला और कमरे के अंदर आ गया। वो कमरे के अंदर का जायजा ले चुका था। वो भागता हुआ दरवाजे तक गया और चटखनी गिरा दी। इसके साथ ही एक रेला अंदर आ गया। उन्होंने आते ही बच्चों को संभाला। किसी ने मार्टिन को पकड़ा और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जमाल ने कर्नल की तरफ देखा। वो उसे सताइशी निगाहों से देख रहा था। वेल डन जमाल, तुमने कर दिखाया। आप इन बच्चों को फौरी अस्पताल पहुंचाएं, जमाल ने तशवीश से कहा। हाँ, इन्हें फौरी तवज्जो की जरूरत है, उन्होंने कहा, और थोड़ी देर बाद वो सब अस्पताल की जानिब जा रहे थे।